गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बच्चे पूछते हैं हमसे, मैडम हमें पीजीटी की तैयारी करवा दीजिए, एलटी की तैयारी करवा दीजिए, टीजीटी की तैयारी करवा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मानव शरीर क्रिया विज्ञान एक साइंस का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, वो हमें हमारे होम साइंस में भी हमें पढ़ना पड़ता है और ये आप लोग के लिए थोड़ा कठिन भी है। तो इससे संबंधित मैंने टिश्यू पढ़ा दिया है क्लास में, उत्तक पढ़ा दिया आपको। तो आप उत्तक को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है और वीडियो को आपने देखा है और बुक से भी आपने पढ़ा है तो निश्चित इन प्रश्नों को उत्तर दे दीजिएगा, क्योंकि कल भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आपको क्वेश्चंस देते रहूँगी ताकि आप क्वेश्चंस को करते रहें। और मैं बता रही हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको एमसीक्यू कराए हैं, इससे बाहर जा कर के आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। बशर्ते पढ़ना है, थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करना है। टिश्यू मैंने पढ़ाया हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा दिया है, आच्छादित उत्तक भी पढ़ा दिया है, एपिथेलियल टिश्यू जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और मस्कुलर टिश्यू पढ़ा दिया है जिसको हम पेशी उत्तक बोलते हैं, है ना। और आपके न्यूरॉन्स, ये मैंने आपको पूरा ही टिश्यू एक तरह से पढ़ा दिया। आप देखना मेरी वीडियो को, ठीक है। और जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ आप कमेंट करें। मैं आपको बताया भी है कि मैं संडे को आपसे मिलूँगी। हमारी बच्चियाँ हमसे लिखती हैं, पूछती हैं कि मैडम टेक्सटाइल फाइबर का प्राइमरी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। तो मैं उसमें जिस समय मैं आपसे रूबरू मिलूँगी, क्लास लूँगी मैं जब, तब आपको पूरा डिटेल्स बता दूँगी। समझ गए बात को। तो आज मैं आपको एमसीक्यू पूछ रही हूँ ऑन टिश्यू पर। उत्तक जो मैंने आपको पढ़ा है उसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ, तो आपको वो बताना है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से आप सुने। पहला क्वेश्चन है, वर्णकी उत्तक को कहा जाता है, पिगमेंटेड सेल्स को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? ये आप ऑप्शन सुनो। लिम्फोसाइट्स, क्रोमेटोफोर्स, ओसिन या कॉन्ड्रिल। कौन इनमें से सही आंसर है, बताओ आप। वर्णकी उत्तक को कहा जाता है, दूसरा नाम भी है वर्णकी उत्तक का, पिगमेंटेड सेल का। कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स या क्रोमेटोफोर्स, ओसिन या कॉन्ड्रिल। विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज क्रोमेटोफोर्स। लिम्फोसाइट्स कहाँ पाया जाएगा? लिम्फ में। ओसिन कहाँ पाया जाएगा? हड्डियों में। कॉन्ड्रिल कहाँ पाया जाएगा? उपास्थियों में। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? क्रोमेटोफोर्स। मैंने आपको डिटेल्स बताया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, जालमय उत्तक को कहते हैं, जालमय उत्तक रेटिकुलर टिश्यू को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल उत्तक, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट। विच वन इज द करेक्ट आंसर? रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू या कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट। रेटिकुलर उत्तक को कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू। समझ गए बात को? रेटिकुलर टिश्यू उसी से बन गया है रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू। कॉन्ड्रोब्लास्ट कहाँ पाया जाता है? उपास्थि में। ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ जाएगा? अस्थियों में। ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ रहता है? अस्थियों में, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? पीले इलास्टिक तंतु में लचीलापन का गुण होता है, किसके कारण? ये मैंने खूब डिटेल से अच्छे से पढ़ा है। पीले इलास्टिक तंतु में लचीलापन का गुण होता है, किसके कारण? कोलेजन तंतु के कारण, ओसिन प्रोटीन के कारण या इलास्टिन प्रोटीन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर है? फिर से बोलूं, पीले इलास्टिक तंतु में लचीलापन का गुण होता है, पहला कोलेजन तंतु के कारण, दूसरा ओसिन प्रोटीन के कारण, तीसरा इलास्टिन प्रोटीन के कारण,
या चौथा इनमें से कोई नहीं? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बोलो बेटा। आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं भाई, टीजीटी की कर रहे हैं, जीआईसी दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी देना चाह रहे हैं, क्लियर करना है आपको, ये पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है? इलास्टिन प्रोटीन के कारण। इलास्टिन जो मैंने बताया था, जो फैल जाता है, इसके कारण ये लचीलापन का गुण इसमें उपस्थित हो जाता है और ये सिलाई का काम करता है। ये सिलाई किसको सिलता है? पीले इलास्टिक तंतु, आपको मालूम है, हड्डियों को जोड़ता है। जैसे ये हड्डियां हैं, ये हड्डियां हैं, तभी तो इसकी सिलाई करेगा। जो कि एकदम टाइट रहेगा तो फिर ये मोड़ पाएंगे नहीं, है ना, सीधा नहीं कर पाएंगे, ये सब रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा। अस्थियों को मांसपेशियों से मजबूती से बांधे रहता है। अस्थियों को मांसपेशियों से मजबूती से बांधे रहता है। ऑप्शन 4 है आपके पास। श्वेत तंतुमय ऊतक, दूसरा है ओसीन, तीसरा है कॉन्ड्रोब्लास्ट, चौथा है पीले तंतुमय ऊतक। कौन बांधता है? बोलो। बांधने वाला कौन सा है? श्वेत तंतुमय ऊतक। ये बांध के रखने का काम करता है अस्थियों को मांसपेशियों से। मैंने डाला हुआ है यूट्यूब में, आप देखना। सबसे पहला यही मैंने पूछा है कि अस्थियों को मांसपेशियों से बांधने का काम कौन करता है? कौन करता है? श्वेत तंतुमय ऊतक, वाइट फाइब्रस टिश्यू। अंग्रेजी वाली छात्राएं समझे। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। उपास्थि में मैट्रिक्स होते हैं। उपास्थि में मैट्रिक्स होते हैं, कौन सा? ऑप्शन 4 है। कॉन्ड्रिल नामक प्रोटीन, ओसिन नामक प्रोटीन, इलास्टिन नामक प्रोटीन या कोलेजन नामक प्रोटीन। मैट्रिक्स पूछ रही हूँ। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसने पढ़ा होगा कि कॉन्ड्रिल नामक प्रोटीन भी होता है और कोलेजन नामक प्रोटीन भी है, लेकिन वो बंडल के रूप में रहता है, मैट्रिक्स के रूप में नहीं रहता है। मैट्रिक्स के रूप में रहता है कॉन्ड्रिल नामक प्रोटीन। करेक्ट आंसर कॉन्ड्रिल नामक प्रोटीन होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अस्थियों में मैट्रिक्स होती है। अस्थियों में मैट्रिक्स होती है। पहला ओसिन नामक प्रोटीन, दूसरा कॉन्ड्रिल नामक प्रोटीन, तीसरा प्लाज्मा और चौथा उपरोक्त सभी। कौन सही आंसर है? बताओ। अस्थियों में मैट्रिक्स होती है, उसको कहते हैं ओसिन। आपने पढ़ा है ना, ओस्टियोपोरोसिस, याद रखना, हड्डियों से ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, जहाँ कहीं भी नाम आता है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओसिन, हड्डियों से रिलेटेड है। हैवर्सिन कैनाल हड्डियों से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो याद क्या रहेगा इसमें? अस्थियों में जो मैट्रिक्स होती है वो कहलाता है ओसिन, वो हो रहता है ओसिन नामक प्रोटीन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां। हैवर्सियन कैनाल तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन कैनाल तंत्र किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अस्थियों में, दूसरा है उपास्थियों में, तीसरा है लसिका में, चौथा इनमें से कोई नहीं। किसमें मिलता है बताओ? हैवर्सियन कैनाल तंत्र पाया जाता है अस्थियों में। डिटेल्स बताया हुआ है कि हड्डियां बीच से होती हैं खोखली, जिसको कहते हैं मज्जा गुहा, और उसी में रक्तवाहिनियां अंदर प्रवेश करती है। हड्डियों को भी तो पोषण देने के लिए कोई न कोई चाहिए, है ना। पोषण कहाँ से मिलेगा बेटा? तो रक्तवाहिनियां उसके अंदर रहती है ना। और उसको हम, हड्डियां जो होती हैं भीतर से लाल होती हैं रक्तवाहिनियों के कारण, तो उसको कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, है ना। खोखली होती हैं बीच से, जिसको हम कहते हैं मज्जा गुहा, और वो उसमें भरी रहती है एडिपोस टिश्यू। बताए थे वसामय ऊतक। ठीक है ना, भरी रहती है एडिपोस टिश्यू। तो आपको समझ में आ गया हैवर्सियन कैनाल तंत्र किसमें पाया जाता है, और उसी में हैवर्सियन कैनाल तंत्र रहता है अस्थियों में। तो ये होता है अस्थियों में। समझ गए बात को? आंसर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ऊतक में मैट्रिक्स तरल अवस्था में रहता है? प्रश्न है किस ऊतक में मैट्रिक्स तरल अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन है रक्त,
दूसरा उपास्थि, तीसरा आच्छादक ऊतक और चौथा रहा है पेशी ऊतक। सब इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा, आंख मूंद के बता दोगे। रक्त में रहता है, ठीक है, रक्त तरल अवस्था में रहता है, उसमें जो मैट्रिक्स रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 9वां, रूपांतरित तरल ऊतक है। रूपांतरित तरल ऊतक अगर आए एग्जामिनेशन में, पूछा जाए प्रश्न ऐसे कि रूपांतरित तरल ऊतक है कौन सा है? पहला लसिका, दूसरा रक्त, तीसरा प्लाज्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? लसिका। रूपांतरित तरल ऊतक लसिका को कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिम्फ। ये कहाँ रहता है? शरीर के उन भागों में रहता है जहाँ पर रक्त वाहिनियाँ नहीं पहुँच पाती है सीधे। ऐसे समझो, जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है, जहाँ पर सड़क मार्ग नहीं है, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो कौन करता है? खच्चर से होता है या पिट्ठू होता है या इंसान जाके उसको ले जाता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जहाँ पर रक्त वाहिनियाँ सीधे नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर लसिका परिवहन का काम करता है, भोजन देने का काम करता है, अवशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है, ये करता है लसिका। तो इसको लसिका को कहते हैं रूपांतरित तरल ऊतक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 10वां, लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। अभी मैंने बताया आपको, लाल अस्थि मज्जा कहाँ रहता है? हड्डियों में। तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, जो आरबीसी बनता है, रेड ब्लड कार्पसल्स, वो कौन बनाता है? अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर ऑप्शन आपके पास 4, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं, तीसरा इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं, चौथा कॉन्ड्रो। आरबीसी का निर्माण कौन करता है? आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में ही होता है, जिसका निर्माण करता है इरिथ्रोब्लास्ट। कौन करता है निर्माण? इरिथ्रोब्लास्ट, याद रहे, इरिथ्रोब्लास्ट उसको निर्माण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11वां क्वेश्चन क्या है? अस्थियां मध्य से खोखली होती हैं, जिसे कहते हैं, अस्थियां मध्य से खोखली होती हैं, जिसे कहते हैं, क्या उसका नाम है? 4 ऑप्शन बता रही हूँ, मज्जा गुहा, लाल अस्थि मज्जा, इरिथ्रोब्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बता दिया बातों बातों में कि अस्थियां बीच से खोखली होती है, जिसको कहते हैं मज्जा गुहा। उस मज्जा गुहा में एडिपोज टिश्यू भरा रहता है, इसमें रक्त वाहिनियां होती हैं, जिसके कारण लाल अस्थि मज्जा लाल होती हैं, तो लाल अस्थि मज्जा कहलाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा या संख्या में कि कौन सा ऊतक उपस्थित रहता है? मानव शरीर में, हमारा शरीर जो है, सर्वाधिक कौन से ऊतक उपस्थित है? पहला संयोजी ऊतक, दूसरा आच्छादक ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। बताया हुआ है, कौन सा है? बताओ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है आपका संयोजी ऊतक, जो एक अंग को दूसरे अंगों से जोड़ने का काम करती है, जिसमें पूरी हड्डियां आ जाती हैं, अब पूरा रक्त आ जाता है, पूरा लसिका आ जाता है, ये सब आपका है कौन? संयोजी ऊतक। करेक्ट आंसर संयोजी ऊतक। और क्वेश्चन नंबर 13वां, लसिका में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13वां, लसिका में उपस्थित रहता है श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लिम्फोसाइट्स या प्लेटलेट्स। क्या रहता है बताओ? विच वन इज द करेक्ट आंसर? लसिका में उपस्थित क्या रहता है? लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स नहीं होता है, लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं होती, लिम्फोसाइट्स होता है। तो ये मैंने आपको आज टिश्यू से सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अब मैं नहीं समझती हूँ कि टिश्यू में आपको कोई और क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, सुनो, समझो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। और जो बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे हैं LT की मैडम तैयारी करवा दीजिए,
मैडम आप मुझे पीजीटी की करवा दीजिए, टीजीटी की तैयारी करवा दीजिए या जीआईसी की करवा। बेटा आप कंसेप्ट क्लियर रखोगे और एक क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर लेते हो, एक चैप्टर आप पढ़ लेते हो, तो उसी से क्वेश्चंस आपके टीजीटी में भी आते हैं, एलटी में भी आते हैं, पीजीटी में भी आते हैं, जीआईसी में होते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं, या फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप में आते हैं। सब उसी से आता है। कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ता है। होता क्या है कि जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ने वक्त ध्यान ही नहीं देते हैं, और पीजी करते हैं तब पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बस मार्क्स बन जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, सेकंड डिवीजन आ जाए, जो भी आना है ना। और जब अब तैयारी करते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, तब हम ध्यान से पढ़ते नहीं क्लास में, है ना। और अब जब कंपटीशन की तैयारी आती है तो हमें आता नहीं है। तो यहाँ आप ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, और उसकी जो ऑप्शंस है उस पर तो निगाह रखो, ठीक है। और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप करेक्ट आंसर कर दोगे, ठीक है। तो आपको मैंने आज पूरा डिटेल्स में टिश्यू पढ़ा दिया है और उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, और मैंने कहा कि जो जो मैं पढ़ाऊँगी उससे संबंधित मैं क्वेश्चंस पूछूँगी और उसका आंसर भी मैं बता दूँगी। कई बार तो मैंने सोचा आंसर नहीं बताऊँगी, पर मुझे लगा कि नहीं, बच्चे फिर कहाँ भटकेंगे, वो समझ जाएंगे। तो मैंने एक्सप्लेन करके भी आपको क्वेश्चंस बता दिया। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, और जो चीज़ आपको पढ़ने का है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट में जाकर के लिखना, मैं ज़रूर आपको सिस्टमेटिक पढ़ा दूँगी। तब तक के लिए मुझे दो जाने की इजाज़त। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास के साथ। थैंक यू।